कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी के दिन पूरे हो गए हैं और 2024 के आम चुनाव में बीजेपी 100 सीट भी नहीं ला पाएगी। मोदी सरकार ने 9 साल पूरा होने पर देशव्यापी प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत रायपुर पहुंचे। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि मोदी के अतीत के अंत का समय आ गया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे। सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। मोदी सरकार के 9 साल, कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान, मोदी के अतीत का होगा अंत। बीजेपी का पलटवार। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस पार्टी पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मोदी सरकार की तीखी आलोचना कर रही है। इसी कड़ी में शनिवार को राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता प्रमोद तिवारी रायपुर पहुंचे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मोदी सरकार से महंगाई, बेरोजगारी एवं अन्य विषय पर 9 सवाल पूछे। उन्होंने इस दौरान कहा कि मोदी के अति की हद हो गई है और उनके अंत का समय आ गया है, इसलिए आगामी चुनाव में बीजेपी 100 सीट के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाएगी। कि जो हालात है, महंगाई एक ऐसी चीज है जिसपे सब प्रभावित है, बेरोजगारी ऐसी चीज है जिसमें हर घर प्रभावित है, भ्रष्टाचार ऐसी चीज है जो मैं कह सकता हूं कि हर घर प्रभावित नहीं तो दूसरा घर प्रभावित। पहले मोदी जी जो कहते थे लोग विश्वास कर लेते थे। अब हिमाचल, दिल्ली नगर निगम और सबसे बड़ा उदाहरण कर्नाटक है कि अब मोदी जी पे लोगों का विश्वास नहीं रहा। और अगर आप मोदी फैक्टर निकाल दें और ये 9 पॉइंट जो मैंने दिए हैं, ये फैक्टर हम जनता तक पहुंचा लें तो 100 सीट नहीं आएगी। देखिए, हर चीज की अति होती, हद होती, समय होता है। अब अति भी हो गई, हद भी हो गई, समय भी हो गया और मोदी जी ने मंगवा लिया है सत्ता परिवर्तन के लिए जो सौंपा जाता है, तैयार है मोदी जी। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के सवाल पीएम मोदी के प्रति कांग्रेस की नफरत और खींच की भावना से उपजे सवाल हैं। बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 साल में भारत न केवल विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत का राजनीतिक और कूटनीतिक परचम भी बुलंद हुआ है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में 100 सीट भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं और उन्हें सपने देखना चाहिए। प्रमोद तिवारी पहली बात तो कौन सी पार्टी के हैं मेरे को मालूम नहीं है। अगर वो कांग्रेस पार्टी के हैं तो पहले लोकसभा को देख ले कि वहाँ पर प्रतिपक्ष का नेता बनाने लायक सीटें नहीं है। वो तो प्रधानमंत्री मोदी जी की कृपा है कि इनकी पार्टी के अधीर रंजन जी उसके प्रतिपक्ष के नेता बन गए, नहीं तो जनता ने उस लायक भी इनको नहीं छोड़ा। न 2014 में छोड़ा था, न 2019 में, और 2024 में भी उनको नहीं छोड़ने वाली है। तो ये जो अहंकार और घमंड की भाषा को त्याग के आत्मावलोकन करेंगे तो इनको सत्यता दिख जाएगी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जहां कांग्रेस पार्टी पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार के कार्यकाल को महंगाई और आर्थिक विषमता बढ़ाने वाला और समाज को बांटने वाला करार दे रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को लेकर पूरे देश में घर घर जाएगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के आम चुनाव में देश की जनता मोदी से कांग्रेस के 9 सवाल पूछती है या फिर मोदी की उपलब्धियों से प्रभावित होकर देश की जनता बीजेपी को जीत की हैट्रिक लगाती है। डॉक्टर संजय शेखर, न्यूज आर, रायपुर। तो मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के बाद ये लगातार बातें सामने आ रही हैं। कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है, 9 सवाल भी पूछे हैं और ये कह रही है कि अगर इन सवालों को लेकर जनता के बीच हम चले जाएं तो वास्तव में जो आने वाले लोकसभा के चुनाव हैं 2024 में, उनमें 100 सीट से ज्यादा बीजेपी को नहीं मिलेगा। लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, निश्चय वाजपेयी, प्रवक्ता बीजेपी, सौरभ साहू,
प्रवक्ता कांग्रेस डॉक्टर संजय शेखर, स्टेट हेड छत्तीसगढ़। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। निश्चय वाजपेयी जी, कांग्रेस कह रही है कि जो 9 सवाल वो पूछ रहे हैं, अगर उन सवालों को लेकर के जनता के बीच चले जाएं तो बीजेपी को बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहूंगा कि अगर चले जाएं जो है वही अपनी बड़ी कहानी है। उनको खुद भरोसा नहीं है कि उनकी पूरी जो है बात वो पहुंचा सकते हैं जनता पे कि नहीं, जनता सुनेगी कि नहीं। दूसरी एक बात ये है कि प्रमोद तिवारी जी उत्तर प्रदेश से आते हैं। वहां पे 80 लोकसभा की सीटें, संभवतः वो उत्तर प्रदेश की सीटों के संदर्भ में बोल रहे थे और उनको कंफ्यूजन हो गया 100 सीट का जो बोल रहे थे। 80 सीट नहीं आएगी या ऐसा कुछ वो बोलना चाह रहे होंगे। ठीक है, 75 आ जाएगी 80 में से। और जहां तक मोदी सरकार के जनता के साथ कनेक्ट की बात है, दरअसल देखिए लाइटर नोट मैंने ये बात बोली कि उत्तर प्रदेश की 75 सीटें आएंगी, लेकिन वास्तव में उत्तर प्रदेश ने विश्वास दिलाया है। पूरे विश्व, पूरे हिंदुस्तान के विभिन्न प्रदेशों ने ये भरोसा मोदी जी पे दिखाया है और उसके परिणाम स्वरूप अंत्योदय को लेकर के जो कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी का है उसको पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारे गरीब भाइयों को प्रधानमंत्री आवास में मकान देने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। महिला स्वाभिमान सम्मान के लिए हर घर में शौचालय का एक महती योजना उन्होंने चलाई। बच्चियां हमारी पढ़ें, उनके शील के रक्षा के लिए प्रत्येक विद्यालय में शौचालय बनाने का काम किया। हर गरीब का इलाज हो इसके लिए आयुष्मान योजना उन्होंने लाई और 5 लाख रुपए तक का इलाज हमारे गरीब भाई करा सकते हैं। इसके साथ साथ कोरोना जैसी महामारी में 80 करोड़ लोगों को उन्होंने लगातार 3 वर्षों तक मुफ्त में राशन दिया गरीब लोगों को। तो अंत्योदय हित की ऐसी तमाम योजनाएं हैं, नल जल योजना और जितनी भी तमाम योजनाएं हैं वो सब उन्होंने की। इसके साथ साथ जो दूसरा एक ध्येय है कि हमारा जो भारतवर्ष है इसका परम वैभव वापस प्राप्त हो, हमारी जो संस्कृति है वो पुनर्स्थापित हो, जो हजारों वर्षों के विदेशी आक्रमणों से ग्रस्त होकर के इस स्थिति में पहुंची, उसके लिए काम हो। इसके लिए मोदी जी ने बहुत आमूलचूल काम किए हैं। आप देख सकते हैं कि जो धारा 370 को हटाने का हम कभी सोचते नहीं थे, राम मंदिर पुनर्निर्माण की बात हम कभी कल्पना में नहीं ला पाते थे, सारी चीजें हमने साकार होते हुए देखी हैं। और साथ ही साथ मुस्लिम बहनों के लिए उन्होंने जो 3 तलाक खत्म किया, ऐसे बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन के काम भी मोदी जी ने किए हैं। इसलिए उनको जनता का समर्थन, विशेष तौर पर दीन देवता का समर्थन है, माताओं बहनों का समर्थन है और मोदी जी बहुत बड़े अंतर से और बड़े अंतर से जीत के आएंगे, ये सुनिश्चित। ठीक है। निश्चय जी ने तो योजनाएं बताई। सौरभ जी, मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगी कि इन्होंने योजना बताई कि 9 साल में ये चीजें हुई हैं, इस प्रकार की योजनाएं थी। आपके जो 9 सवाल है वो क्या है? देखिए काजल जी, निश्चय वाजपेयी जी ने जो बातें कही उसमें उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को छोड़ दिया, जो कि है महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरीके से पेट्रोल डीजल सिलेंडर की कीमतें बढ़ रही है, जो सीधे के सीधे आपके एक आम जनता की जेब को प्रभावित करती हैं। तो ये सारी चीजें उन्होंने छोड़ दी। उसके अलावा उन्होंने जो अंतरराष्ट्रीय विषय पे एक सुरक्षा की बात की, तो चीन के मुद्दे हैं जो हम देख रहे हैं कि 1500 वर्ग किलोमीटर तक आज चाइना हमारे भारत भूमि के अंदर घुसा हुआ है, फिर भी उसको लाल आंख नहीं दिखाई जा रही है। इसके अलावा जो बहुत सारे मुद्दे, जो हमारे 9 सवाल हैं, उस पर आता हूं मैं। सबसे महत्वपूर्ण तो महंगाई और बेरोजगारी का ही सवाल है। जिस तरीके से महंगाई अपने आज चरम पे है, एक आम जनता, आम जन का एक आदमी आज 1100 रुपए में सिलेंडर लेने के लिए मजबूर है। पेट्रोल और डीजल की जिस तरीके से कीमतें बढ़ी हैं, और पेट्रोल डीजल की कीमतें सिर्फ पेट्रोल डीजल तक नहीं रहती हैं, वो कहीं ना कहीं आपके रोजमर्रा के जो साधन हैं, जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, रोजमर्रा के उपभोग की चीजें हैं, उनकी भी कीमतों को वो बढ़ाती हैं। कहीं ना कहीं महंगाई और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा जो मोदी जी ने वादा किया था कि 15-15 लाख रुपए आप के हर भ्रष्टाचार के जो पैसे हैं वो भारत में जब आ जाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, तो 15-15 लाख रुपए एक आदमी के खाते में आ जाएगा, वो भी नहीं आया। स्विस बैंक के मैं आंकड़े आपको बता देता हूं काजल जी की 2019 के आसपास में ये 6,500 करोड़ के आसपास था।
इसमें 300% की वृद्धि हो गई। भ्रष्टाचार 20,000 करोड़ आज स्विस बैंक ने डिक्लेयर किया है 2021-22 में कि उनके पास में भारतीयों का जमा है। तो ये पैसे कहां से आ रहे हैं? भ्रष्टाचार तो रुका नहीं। भ्रष्टाचार के में किस तरीके से वृद्धि हुई है हर कोई जान रहा है। और LIC और SBI का जिस तरीके से पैसा बाहर एक निजी कंपनी के हाथों में दिया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की तरफ ही इशारा करता है। चीन के मुद्दे पर मैंने आपको कहा ही कि 1500 किलोमीटर तक जो चाइना अंदर आ गया, उस मुद्दे पे भाजपा क्या कर रही है, मैं माननीय प्रवक्ता जी से ये भी पूछना चाहूंगा। सामाजिक जो एक सद्भाव का माहौल है पूरे देश में, ये सर्वविदित है कि किस तरीके से आज जातिगत आधार पे लोगों के बीच में लड़ाइयां हो रही है, किस तरीके से दिल्ली, मणिपुर और अन्य स्थानों में हिंसा की घटना सामने आई है, और उसमें केंद्र सरकार की जो भूमिका है वो किस तरीके से संदिग्ध है। वहां पर किस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अगर हम सामाजिक रूप से पिछड़ों की बात करें, सामाजिक न्याय या सामाजिक हित की बात करें, तो ST, SC, महिलाओं, दलितों का आज क्या स्थिति है यहाँ पर ये देखने को मिलता है। 2014 के बाद अगर मेरे पास एक आंकड़े हैं कि दलितों के खिलाफ अत्याचार में 23% की वृद्धि हो गई है काजल जी। और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं 3,10,000 प्रतिवर्ष के का एक अपराध का आंकड़ा था 2013 में, जो कि 4,20,000 आज की डेट में पहुंच गया है। इसी प्रकार से हमारा जो अगला सवाल, लोकतांत्रिक जो हमारी संस्थाएं हैं, जिस तरह से लोकतंत्र सौरभ जी मैं वापस आपके जो पास हमारी सरकारें आती हैं, बिल्कुल सौरभ जी मैं वापस 2 आपके मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा काजल जी, कि जिस तरीके से लोकतंत्र आज खतरे में है, लोकतंत्र से जो चुनी हुई सरकारें आती हैं उसको किस तरीके से खरीद फरोख्त के माध्यम से गिरा दिया जाता है और वहां पर भाजपा सरकारें बनाती है। तो ये जो पैसा आता है ये भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के पैसे से ही आता है। और जन कल्याणकारी योजनाओं का माननीय प्रवक्ता जी ने आज किया, तो उसमें स्टेट का भी शेयर। सौरभ जी तो ये सारी बातें ठीक हैं, आपने जो सवाल किए हैं ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन एक बात कही है प्रमोद तिवारी जी ने, उन्होंने कहा कि अगर हम जनता के बीच ले जा पाए, यानी कि विश्वास नहीं है, जनता के बीच ले नहीं जा पाएंगे आप लोग। देखिए देवेंद्र जी, जो उसमें अगर वाली जो बात थी उसका ये था कि आज से ये जो बातों को पहुंचाने का सिलसिला है, ये एक औपचारिक रूप से आज शुरुआत हुई है। और जिस तरीके से ये समय बाकी है उसमें कांग्रेस का हर कार्यकर्ता एक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा और ये अभियान है, और ये अभियान धीरे धीरे अपना आकार लेगा, अपना रूप लेगा, और हम बिल्कुल कांग्रेस पार्टी अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने में बिल्कुल। संजय जी मैं आपके पास आना चाहूंगी कि 9 साल चुनावी घमासान है, क्या विपक्ष 9 साल का रिपोर्ट कार्ड रखकर जनता से वोट मांगेगी? क्योंकि उनका यही आरोप लगा रहे हैं कि इन 9 साल में कुछ काम नहीं हुआ। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल स्पष्ट है, जिस तरीके से कल दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद कांग्रेस पार्टी इसको पूरे देश में लेकर के जा रही है, पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। फिर निचले स्तर पर जो संगठन है कांग्रेस पार्टी का, वो निचले स्तर पर इसको लेकर के जाएगी। तो 2024 की जो लोकसभा चुनाव है उसमें ये 9 साल प्रमुखता से रहेंगे। ये 9 सवाल को लेकर के ही 2024 का आम चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी वो देखिए, 9 साल के 9 सवाल तो कल कांग्रेस ने दिल्ली में पूछ लिए थे। आज जो महत्वपूर्ण बात प्रमोद तिवारी जी ने रायपुर में कही वो ये थी कि 100 सीट भी नहीं ला पाएगी भारतीय जनता पार्टी। ये महत्वपूर्ण बात थी। और लेकिन उसमें उन्होंने लगाया अगर, उसमें 2 अगर लगाया, 2 कंडीशन है। कंडीशन तो ये है कि यदि कांग्रेस पार्टी इसको निचले स्तर तक ले जाए, इस मैसेज को नीचे पहुंचा दे। दूसरा इसमें अगर ये लगाया हुआ है कि 20 जो विपक्षी दल है वो एक होकर के चुनाव लड़े, तो ये 2 कंडीशंस इसमें हैं। और ये 2 कंडीशंस पूरा होना, पहला तो चूंकि कांग्रेस पार्टी के हाथ में है कि वो अपने प्रभावी तरीके से इस मैसेज को नीचे तक लेकर के जाए। अब उस मैसेज को किस तरीके से कन्वे करती है और जनता किस तरीके से उसको एक्सेप्ट करती है, एक अलग बात है। लेकिन दूसरा जो मसला है कि 20 जो विपक्षी दल है वो एक होकर के चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष के रूप में एक ही उम्मीदवार खड़ा करे। ये अपने आप में बहुत कठिन काम है। जैसे कि न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी।
ये वाली स्थिति। बिल्कुल। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। जी 20 विपक्षी दल जो अभी पार्लियामेंट में पार्लियामेंट का उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं, वो 20 विपक्षी दल कितना दिन साथ रह पाते हैं और खासकर चुनाव में कितना दिन साथ रह पाते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, और सबके अपने अपने इसमें बहुत सारे जो है वो प्रादेशिक दल हैं, जिनका क्षेत्रीय दल है, जिनका अपने राज्यों में वो कांग्रेस के सामने खड़ी हो जाती है और कांग्रेस से अपने आप को बेहतर बताती है। चाहे आप चाहे आप पश्चिम बंगाल की बात कर ले, चाहे आप आंध्रा या तेलंगाना की बात कर ले, चाहे आप महाराष्ट्र की बात कर ले, तो कई ऐसी जगह है जहां पर और पिछले दिनों ममता बनर्जी ने तो कह भी दिया था कि कांग्रेस को बड़ा दिल रखना चाहिए और कांग्रेस जहां पर क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां पर उनको ज्यादा तवज्जो देना चाहिए। तो क्या ऐसे क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस तवज्जो दे पाएगी? तभी तो 20 जो विपक्षी दल है वो एक होकर के चुनाव लड़ पाएंगे मोदी के सामने, जो कि मुझे नहीं लगता है कि बहुत आसान है। जी सौरभ साहू जी, जैसा कि अभी डॉक्टर संजय शेखर जी ने कहा कि दो अगर मगर हैं, एक अगर मगर की तो बात आपने वो उत्तर तो दे दिया, लेकिन जो दूसरे अगर मगर की बात थी, जो दूसरा अगर था 20 विपक्षी दल हैं उनको इकट्ठे होने की, तो क्या समझ रही है कांग्रेस की ये जो संसद के इनॉग्रेशन का जो मामला है उसमें इकट्ठा हो गए हैं तो आगे 2024 के चुनाव में भी इकट्ठे रहेंगे? ऐसी उम्मीद तो देखिए देवेंद्र जी, ये संसद के इनॉग्रेशन का बस मुद्दा नहीं है। उसके पहले भी जब संसद में बहुत सारे सवाल उठाए गए विपक्ष के द्वारा और उनका जवाब जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं आया, तो उस समय की भी बात अगर देखें तो बहुत से विपक्षी दल एक साथ कांग्रेस के साथ मिलकर उस संसद में कार्रवाई का भी बहिष्कार किए थे और उसका विरोध भी किए थे उन्होंने। तो जो इस तरीके की चीजें हैं, ये एक शुरुआत है, क्योंकि अब मोदी जी से जनता त्रस्त है, जो तानाशाही रवैये है उससे त्रस्त है। हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं कि देश में लोकतंत्र अभी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कॉन्फिडेंस में लेके कहना चाहिए कि लोकतंत्र की जो एक खूबसूरती होती है कि कॉन्फिडेंस में हर दल को लेना चाहिए, देश के हर नागरिक को एक तरीके से अपना विश्वास में लेके कार्य किया जाना चाहिए, उनसे पूछ परख की जानी चाहिए, राय ली जानी चाहिए। तो आज देश में ये नहीं हो रहा है और अपने जो भी डिसीजन है उसको थोपा जा रहा है लोगों पे। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत है और सभी दल हैं जो वो साथ में बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि आज हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय खड़गे जी, उनके नेतृत्व में सारी चीजें चल रही हैं। सभी ने उनको अपना एक नेता माना है विपक्ष की ओर से। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि सभी दल साथ में रहेंगे और आने वाले 2024 चुनाव में उसका रिजल्ट देखने को भी मिलेगा। जी, सभी दल साथ रहेंगे और इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। निश्चय वाजपेयी जी, बड़ी ही निश्चय, बहुत ही मतलब आशाओं के साथ इन्होंने कहा है सौरभ जी ने। जी, इनके पास आशाओं के अलावा कुछ है नहीं, कॉन्फिडेंस तो है नहीं, इसीलिए अगर मगर लगा रहे थे। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि ये लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता कि ये पार्टी वो पार्टी आके जुड़ गई तो उनके सारे वोट जुड़ गए। जनता विवेक से अपने निर्णय लेती है। हमने देखा था कि जब कांग्रेस ने और अखिलेश यादव जी ने गठजोड़ किया था तो वो दोनों मिलकर धराशायी हो गए थे और योगी बाबा की सरकार जो है बड़े बहुमत के साथ आई थी। बहरहाल ये अलग विषय है, इनको जो करना है ये करे। भारतीय जनता पार्टी अकेला सबका सामना करने के लिए तैयार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ध्येय अंत्योदय के लिए और राष्ट्र के परम वैभव को पुनर्स्थापित करने के लिए काम करने का है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अभी हमारे सौरभ भाई बोल रहे थे चीन जो घुस गया है 1962 के युद्ध में, जो चीन ने हमारी धरती छीनी, सबके दिलों में वो दर्द है। मगर पहली बार मोदी सरकार में देखा कि सैनिकों ने आमना सामना किया और चीनी सैनिकों को सबक सिखाया। ये पहली बार देखा हमने पहली बार देखा कि पाकिस्तान को सीमा पार करके और वहां जाकर के मार के आए और वहां पे घबरा करके कैप्टन अभिनंदन को उन्होंने वापस छोड़ा। ये जो बात है, और पूरे विश्व में यूं ही भारत का डंका नहीं बज रहा है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि 5वीं अर्थव्यवस्था जो है विश्व में, भारत यूं ही नहीं बन गई। और भारत को जो है अब इतनी प्रतिष्ठा जो विश्व में मिल रही है, इसके पीछे जो आत्मनिर्भर भारत का एक अभियान है मोदी जी का, कि हम अपने दम पे हथियार बनाएंगे, अपनी सेना को मजबूत करेंगे और कोई दुश्मन जो है हमारी
तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता हमारी भारत माँ की तरफ। इसको मजबूत करने का जो काम उन्होंने किया है, इसलिए ठीक है, वो चीन का जो दर्द है कि नेहरू जी के समय जमीन छिना गई थी, वो भी वापस आएगी, ये हमारा संकल्प है। और आप एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि ये जितने भी विपक्षी दल हैं, जितना एकत्र होंगे, जनता उतने ही ज्यादा आशीर्वाद मोदी जी को देने वाली है और बड़े अंतर के साथ मोदी जी इस बार भी जीत दर्ज करके आएंगे, क्योंकि वो राष्ट्र निर्माण में लगे हैं और वो अपने, उनका तो कोई आगे पीछे है नहीं, उनका व्यक्तिगत कुछ है नहीं, इसको जनता जानती है, इसको गरीब आदमी जानता है। ये बोल रहे थे कि 15 लाख रुपए नहीं दिया, ऐसा तो कोई वादा नहीं किसी घोषणा पत्र में तो बताएं, लेकिन हाँ, जब कोरोना काल आया, माताओं बहनों के खाते में, जब पूरा देश बंद था, लॉकडाउन था, पूरा विश्व बंद था, कहीं कोई आर्थिक गतिविधि नहीं चल रही थी, सरकारी खजाने से जो टैक्स कलेक्ट किया था मोदी जी ने, वो पूरा पैसा हमारी माताओं, गरीब माताओं बहनों के खाते में 500 रुपए महीने के हिसाब से गया, उसको भूले नहीं है वो। और ये एक बात ध्यान रखिए कि देश का खजाना देश के काम आएगा, ये काम करने का जो विश्वास मोदी जी ने जगाया है, ये जितने भी हमारे भ्रष्टाचारी भाई लोग और क्रिमिनल सिंडिकेट चलाने वाले लोग, लूट करने वाले लोग, ये कितने भी जुड़ जाएंगे, इनका कुछ होना जाना नहीं। जी, इनका कुछ होना जाना नहीं। जीतेगा तो मोदी ही, जीतेगा तो मोदी ही। चलिए ठीक है, ठीक है, ये 2024 में पता चलेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन फिलहाल पता आप लिख लीजिए आज भैया, बहस हो रही है तो बहस बहुत ही रोचक है। हम डॉक्टर संजय शेखर जी के पास जाना चाहेंगे। डॉक्टर संजय शेखर जी, दो बातें हैं यहाँ पर, ये दो बातें सामने आई हैं। एक तो महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा लेकर के कांग्रेस जाना चाहती है वो जनता के बीच, और साथ ही साथ एक और चीज है, चीन को आंख दिखाने वाली, वो भी लाल आंख दिखाने वाली बात, लाल आंख दिखाने वाली बात। तो अगर जो दोनों में से अगर जो ये देखा जाए कि कौन सा मुद्दा प्रभावी होगा, जो कांग्रेस और उसके जो 20, अभी तो 20 की बात चल रही है कि 20 लोग एकजुट हैं, अब कितना एकजुट रहेंगे ये तो बाद की बात है, लेकिन ये लोग जब जनता के बीच लेके जाएंगे तो इन मुद्दों में कौन ज्यादा प्रभावी होता दिखेगा? एक अनुमान आपसे मैं जानना चाहता हूं कि बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा ज्यादा असर करेगा या चीन का? देखिए, ये 9 सवाल जो है ये कोई नए सवाल नहीं है जी। ये सभी 9 सवाल जो है राहुल गांधी अपनी पूरी यात्रा में करते रहे हैं, ठीक है। वही तमाम सवाल को अभी 9 सवाल के रूप में सामने लाया गया है, कोई नया सवाल हो ऐसी बात नहीं है। और इन तमाम सवालों के बीच में अभी सी वोटर का एक सर्वे आया है कि देश प्रधानमंत्री के रूप में किसको चाहता है जी। और उसमें 48% लोगों ने सबसे ऊपर नरेंद्र मोदी को चाहा है। दूसरे नंबर पर राहुल गांधी है, जिनको 18% जनता ने उनके नाम पर सपोर्ट किया है। और बाकी जो अन्य है, जिसमें नीतीश कुमार है, जिसमें बनर्जी है, केजरीवाल है, वो 5% के आसपास में है। तो अभी भी जब तीसरी बार भी जब जनता से पूछा जा रहा है, और सी वोटर एक बहुत ही विश्वसनीय सर्वे करने वाली संस्था है, उसके आंकड़े हमेशा सटीक रहते हैं, और उसका अभी हाल का सर्वे है। तो इस तरह की स्थिति है। अभी भी प्राइम मिनिस्टर के तौर पे मोदी का विकल्प दिखता नहीं है। राहुल गांधी जरूर जो है अपने आप का कद बढ़ा रहे हैं और कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये की जा रही है, लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि कांग्रेस पार्टी उनको प्रोजेक्ट जरूर कर रही है, लेकिन उनको पंक्चर करने में इनके जो 20 दल है ना, वही उनको पंक्चर करेंगे कि राहुल गांधी क्यों, मैं क्यों नहीं, ममता बनर्जी क्यों नहीं, नीतीश कुमार क्यों नहीं, दूसरे क्यों नहीं। तो अभी जो वस्तु स्थिति है उसमें तो नरेंद्र मोदी जो तमाम सर्वे निकल करके आ रहे हैं उसमें दिख रहे हैं जी। रह गई बात महंगाई और चाइना की, आपने बात की जी। महंगाई से निश्चित तौर पर जनता प्रभावित है, और लेकिन ये महंगाई एक सतत प्रक्रिया है। धीरे धीरे जैसे जैसे अर्थव्यवस्था ग्रो करती है, समय बीतता है, तो ये चीजें होती है धीरे धीरे। अब जनता भी कहीं ना कहीं इसको महसूस करने लगी है। निर्भर ये करेगा कि कांग्रेस पार्टी इसको कितनी प्रमुखता के साथ और कितने प्रभावी ढंग से लोगों तक ले जा पाती है। और चाइना की जहां तक बात करी, तो जैसे ही चाइना की आप बात करेंगे तो अभी तो कम से कम ऐसी स्थिति नहीं आई है कि बहुत बड़ा जमीन कब्जा कर लिया है। जैसे ही आप चाइना की बात कांग्रेस पार्टी करती है तो भारतीय जनता पार्टी 1962 का तस्वीर लेकर के सामने दिखाती है कि 1962 में कितनी जमीन हमारी उसने कब्जा कर ली थी। तो वो तो वहां पर वो मुद्दा बहुत ज्यादा काम नहीं
करेगा, क्योंकि चाइना से मौजूदा सरकार ने बहुत ही प्रभावी तरीके से लड़ा है। और अभिनंदन करना होगा उन सैनिकों का जिन्होंने कम संख्या रहते हुए भी चाइना को वापस जाने पर मजबूर किया, भेजने पर मजबूर किया। तो ये स्थिति तो है और इसको नीचे स्तर पर जनता भी महसूस करती है। ठीक है जी। सौरभ साहू जी, हम आपके पास आना चाहेंगे, जल्दी से जवाब दीजिएगा क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास। जैसा कि सी वोटर की बात अभी डॉक्टर संजय शेखर ने कही कि नरेंद्र मोदी को चाहने वाले 48% और राहुल गांधी को 18%, अंतर कुछ ज्यादा ही दिख रहा है, क्या करेंगे? जी बिल्कुल, ये तो उस तरीके की बात है देवेश जी की जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, हम देख ही रहे हैं कि वो किस तरीके से अपने प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं और जो सोशल मीडिया पे उनके प्रोपोगंडा है, चाहे वो सच ना हो, झूठ को भी फैलाने के प्रोपोगंडा है, तो उस आधार पर कहीं ना कहीं लोग मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित होते हैं। आदरणीय प्रवक्ता महोदय ने जो कुछ बातें कही, मैं आपके सम्मानीय चैनल में ये एक सवाल उनसे पूछ लेना चाहता हूं कि जब कोरोना का टाइम था तो पीएम केयर फंड में करोड़ों रुपए का दान आया, क्यों उसके बारे में कोई जानकारी आज देश को नहीं दी जाती कि उसका खर्च किस तरीके से किया जा रहा है? दूसरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जब हमारे सैनिकों की गौरव गाथा पे हम लोगों को गर्व होता है, तो पुलवामा में जो हमारे 40 जवान शहीद हुए और सत्यपाल मलिक जी ने जिस तरीके से आरोप लगाए, तो उनके ऊपर नरेंद्र मोदी जी क्यों चुप रहते हैं? तो ये जो बहुत बड़े मुद्दे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है, जैसा कि शेखर जी ने कहा ही कि महंगाई, बेरोजगारी, जो आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उनके ऊपर उनका जवाब क्यों नहीं आता? अडानी जी के जो 20,000 करोड़ का स्कैम है, उसके ऊपर उनका जवाब क्यों नहीं आता? एक लोकतांत्रिक तरीके से जो लोगों के प्रति उनकी जवाबदेही है, तो वो उनको चुप्पी तोड़नी चाहिए और इसका एक सही जवाब हमको मिलना चाहिए। ये देश की जनता चाहती है और धीरे धीरे जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा से जो राहुल गांधी जी का एक लोकप्रियता भी चालू हुई और लोगों ने उनको समझा, तो जिस तरीके से अभी का सर्वे हुआ है उसमें उनको 18% लोगों ने मत दिया है। अभी 1 साल है, कांग्रेस पार्टी लगातार मेहनत कर रही है और लोगों के पास पहुंच रही। जैसे जैसे उनको सच्चाई का पता चलेगा, निश्चित ही ये आंकड़े बदलेंगे और 2024 में हम अप्रत्याशित जीत दर्ज करेंगे। जी, आशाएं हैं, आशाएं बनी रहनी चाहिए। हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि 9 साल सियासी बवाल, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल, सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं और इस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। लगातार कांग्रेस 9 सवाल दागी है और उसको ये कह रही कि हम जनता के बीच ले जाएंगे। तो जनता के बीच ले जाइए और देखना यह होगा कि 2024 के आम चुनाव से पहले जनता के बीच ले जाने के लिए कांग्रेस क्या प्रयास कर रही है और वो कितनी सफल हो पाती है। फिलहाल जी बिल्कुल, या इसी तरह मोदी का मैजिक चलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।